Good morning, student. This is the second part of your first chapter of history, and that is tracing changes through thousands of years. In part 1, we have learned about new and old terminologies, historians and their sources, and new social and political group. In part 1, we have read about Rajputra. वन ऑफ द पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत. एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप जो था लोगों का वो था राजपूत. अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा. ये नाम जो था ये कहाँ से डिराइव हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड राजपुत्रा, द सन ऑफ अ रूलर. Its meaning is the son of a ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. 8 और 14th सेंचुरी के अंदर ये उन लोगों के लिए अप्लाई की जाती थी जो जिनको ग्रुप ऑफ वॉरियर माना जाता था, एंड हु क्लेम्ड स्त्रीय कास्ट स्टेटस, और जिनको कास्ट स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको स्त्रीय कहा जाता था. And there were some other groups also, other groups of people such as the Maratha, Sikh, Jat, Ahoms and Kayast. They were also the some new social groups was there. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. इस टाइम में क्या किया गया कि जो फॉरेस्ट जो थे उनको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया जाने लगा. अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन द अदर्स. और ये चेंजेस जो थे ये कुछ एरिया के अंदर हो रहे थे. चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. और इससे क्या हुआ, जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा तो बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं, दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. उनको फॉरेस्ट से माइग्रेट कर दिया गया. अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स. कुछ लोगों की खुद की लैंड थी जिसपे वो एग्रीकल्चर करते थे और वो पीजेंट्स बन गए. These new peasants group gradually began to be influenced by regional markets एंड मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. और इन ग्रुप्स ने धीरे धीरे रीजनल मार्केट को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया. दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़. वो सोसाइटी का एक पार्ट बन गए थे. एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स. और उनको उनको टैक्स जो था वो पे करने पड़ते थे, और गुड्स और सर्विसेज जितने भी उनके लोकल लॉर्ड्स थे उनको पे करना पड़ता था. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगेस्ट पीजेंट्स. और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे पीजेंट्स के बीच में भी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस जो थे वो आने लगे थे. सम पजेस्ट मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स ऑल्सो कैप्ट कैटल. कई लोगों के पास तो खुद की ज़मीन थी जहाँ पर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, दे कैप्ट कैटल. वो जानवरों को पालते थे, उनको डोमेस्टिकेट करते थे. People were grouped into jati or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. लोगों ने खुद को ग्रुप करना शुरू कर दिया इन जाति और सब कास्ट, और उनको रैंक दे दी गई उनके बैकग्राउंड के हिसाब से और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो था उनको रैंक प्रोवाइड करवा दिए गए. रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली. रैंक जो थे वो फिक्स नहीं थे. एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ द जाति. और ये जो रैंक जो थे ये फिक्स नहीं होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करते थे, अलग अलग होते थे. और ये उनकी पावर, उनके इन्फ्लुएंस करने की पावर और जितने भी रिसोर्सेज उनके द्वारा कंट्रोल किए गए थे उसके ऊपर डिपेंड होता था. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. जो जाति का जो स्टेटस होता था वो एक एरिया से दूसरी एरिया में बिल्कुल डिफरेंट होता था. जाति framed their own rules and regulation to manage the conduct of their members. जाति के खुद के कुछ rules and regulations होते थे. These regulations were enforced by an assembly of एल्डर्स नोन एज जाति पंचायत. ये रेगुलेशन जो थे ये असेंबली के लीडर जो थे वो उनको इन्फोर्स करते थे, वो उनका इम्प्लीमेंट करते थे. और ये जो असेंबली जो होती थी लीडर्स की वॉज नॉन एज जाति पंचायत, और इसको जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था. टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट. और ये स्टेट की एक यूनिट मानी जाती थी. नेक्स्ट इज रीजन एंड अम्पायर. लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोल्स, तुगलक, मुगल इकम्पस्ड मैनी रीजन्स. इस टाइम में नए नए रीजन और नए नए एम्पायर जो थे उनका इमरजेंस होने लगा था. अ संस्कृत प्रशस्ति
Praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire. प्रशस्ति क्या होती थी कि उस टाइम में जो पोइट होते थे दे रोट समथिंग इन प्रेज ऑफ देयर किंग, तो जो अपने किंग की प्रेज के अंदर जो भी पोएम लिखी जाती थी दैट वाज नॉन एज प्रशस्ति। एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है जिसमें दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि वो एक बहुत बड़े एम्पायर का रूलर था। नाउ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, इस टाइम में कुछ नई नई चीज़ें जो थी वो हिंदू रिलीजन में होने लगी थी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुज़म टुडे। इस पीरियड के दौरान हिंदुज़म में, जिसको आज हम हिंदुज़म कहते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस जो थे वो आने लगे थे। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। इस टाइम में नए नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, जो रूलर्स जो थे, जो किंग जो थे, वो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण प्रिस्ट, ब्राह्मण और प्रिस्ट जो थे उनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। और ब्राह्मण जो थे दे हैव नॉलेज अबाउट संस्कृत, बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, जो उनके पैट्रॉन जो होते थे वो उनको सपोर्ट करते थे और इससे उनकी जो पोजीशन जो थी वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी सोसाइटी में। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। और एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो इस पीरियड में हुआ दैट द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोट्स कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। इसमें क्या कहा गया आइडिया ऑफ भक्ति में कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो अपने लविंग पर्सनल डेटी से मिलना चाहता है, उस तक पहुंचना चाहता है, तो विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स, कि वो बिना किसी रिचुअल के उनसे मिल सकता है, उनको वो उन तक पहुंच सकता है। एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। इंडिया के अंदर कुरान की जो टीचिंग्स आई वो 7th सेंचुरी में आई बाय द मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स। Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God. मुस्लिम जो हैं कुरान उनकी होली बुक है और वो सिर्फ एक ही गॉड को मानते हैं एंड दैट इज़ अल्लाह। ना अभी मुस्लिम जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। वन इज़ सिया मुस्लिम एंड सेकेंड इज़ सुन्नी मुस्लिम। There were Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. जो शिया मुस्लिम जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। एंड सेकंड वॉज सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। वो जो सुन्नी मुस्लिम जो थे, जो इन मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर होते थे, जिनको खलीफा के नाम से जाना जाता था, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। Next is thinking about time and historical periods. In the middle of the 19th century, British historians divide the history into 3 periods. 19th सेंचुरी के मिडल में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है एंड दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। This division was based on the idea that the religion of ruler was only important historical change and that there were no other significant development। और इनको इसके आधार पे क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि उनको मानना था कि उस टाइम में जो रिलीजन जो था दैट वाज अ हिस्टोरिकल चेंज और इसके अलावा कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो थे वो यहाँ पर नहीं हुए थे। बट जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है एंड दैट इज़ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी मेन पॉइंट्स थे दैट वी हैव लर्नड। ओके, थैंक यू।